बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मुज़म्मिल इकबाल। आज हम मौजूद हैं रेस्क्यू 1122 के ऑफिस सादकाबाद में और हमारे आज के मेहमान हैं आशिक महमूद साहब। आशिक महमूद साहब रेस्क्यू 1122 सादकाबाद ऑफिस के पहले दिन से इंचार्ज हैं। आज हम इनके साथ तफसील के साथ गुफ्तगू करेंगे कि रेस्क्यू 1122 की सादकाबाद के लिए क्या खिदमात हैं और इनका ऑपरेशनल सेटअप क्या है, इनके मसाइल क्या हैं, इनकी अचीवमेंट क्या हैं। इससे पहले इनसे गुफ्तगू से आशिक साहब के साथ गुफ्तगू के आगाज़ से पहले मैं आपको थोड़ी सी इसकी रेस्क्यू 1122 की हिस्ट्री बताता चलूँ। 2004 जी नाज़रीन, 2004 से पहले पाकिस्तान के अंदर डेवलपिंग कंट्री की तर्ज के ऊपर एक भी एम्बुलेंस सर्विस ऑर्गेनाइज तरीके से मौजूद नहीं थी। इस कमी को महसूस करते हुए उस वक़्त के वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने लाहौर के अंदर द लाहौर पायलट प्रोजेक्ट के नाम से एम्बुलेंस सर्विस का आगाज़ किया और ये 2 साल तक ये तजर्बा उधर जारी रहा और इसके इतने ज़बरदस्त उन्हें आउटपुट और इसका रिस्पांस मिला कि 7 मिनट के कलील वक़्त के अंदर कॉलर्स के पास इनकी सर्विस जो थी एम्बुलेंस सर्विस पहुंच रही थी। उसकी कामयाबी के बाद 2006 में पंजाब सेफ्टी एक्ट के नाम से, पंजाब एमरजेंसी सर्विस के नाम से 2006 में एक एक्ट पास किया गया और उसके बाद पूरे पंजाब के 36 अजला के अंदर रेस्क्यू 1122 का दायरा कार फैला दिया गया। रेस्क्यू 1122 2006 के अंदर तो पूरे पंजाब के अंदर आ गई। उसके बाद ये सादकाबाद में इसका क्या कब अमल में आया और उसके शुरू के दिन के क्या मसाइल थे, इसके ऊपर हम इस वीडियो के अंदर पूरी तफसील के साथ गुफ्तगू करेंगे। सर, सबसे पहले आपको खुशामदीद कि आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए, आपने वक्त निकाला इसके लिए। सर, सबसे पहले आप हमें अपने कोई ख़ानदानी पस मंज़र के बारे में बताएं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला और ऑफ़िस यहाँ पे तशरीफ़ लाए और इंटरव्यू की हमारी असाइनमेंट पहले से तय थी। तो जैसे आपने मेरी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बात की कि मेरी बेसिकली आबाई तहसील तो सादिकाबाद है और अगर मैं आबाई टाउन की बात करूं तो मेरा यूनियन काउंसिल भुटेवान है और चक नंबर 14 है वहाँ पे जमालनवाई रोड के ऊपर। तो यहीं का मैं रिहायशी हूँ और मुझे खुशी है कि मैंने जब ये सर्विस ज्वाइन की तो मुझे मौका मिला अपने शहर के लोगों की खिदमत करने का और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे आप कह रहे थे 2013 से मैं यहाँ पे हूँ और अभी स्टिल सर्विस कर रहे हैं। अच्छा, तो आपकी पैदाइश किस सन की है? मेरी पैदाइश जी 1988 की है, 1988 1 जनवरी 1988 की है। अच्छा, तालीमी सफ़र का आगाज़ आपने कब किया है? तालीमी सफ़र का आगाज़ मुख्तलिफ़ स्टेजेस ही, जो मेरी इब्तदाई तालीम है वो जमालदीन वाली से है, मिडल तक की मेरी प्राइवेट स्कूल से वहाँ पे, और उसके बाद मेरी मैट्रिक शहर सादिकाबाद की किसी एक प्राइवेट स्कूल से है। बाकी मेरी फर्दर जितनी भी तालीम है वो डिस्ट्रिक्ट इमार खान से है मेरी। अच्छा सर, असल तो हमारे इस इदारे का नाम है पंजाब एमरजेंसी सर्विस, लेकिन ये आवाम के अंदर रेस्क्यू 1122 का वो समझते हैं शायद यही एक इदारा है। ये तो एक उसकी, जिस तरह हम ये 15 की एक कॉल है, ये तो एक कॉल है। असल तो इदारे का नाम है पंजाब एमरजेंसी सर्विस। पंजाब एमरजेंसी सर्विस के अंदर आपका आने का किस तरह आप आए हैं और टेस्ट वगैरह इसका कब आपने दिया, इसके तमाम जो मराहिल हैं उसका ज़रा तफसील से बताइएगा। जी, ये जो इदारा है जैसे आप कह रहे हैं 1122 तो नहीं है पूरा नाम इसका, अब थोड़ी सी और भी मॉडिफिकेशन इसके अंदर हुई थी। रिसेंटली एक वहाँ पे बिल भी पास हुआ था असम्बली के अंदर जब ये सबका गवर्नर चौधरी सरवर साहब थे वहाँ पे। अब इसको पंजाब एमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट कहा जाता है, बाकायदा इसके लॉ रूल्स रेगुलेशन असम्बली से पास हो चुके हैं, तो इसलिए अब इसको पंजाब एमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट का नाम दिया जाता है। तो जहाँ तक मेरा इस सर्विस में आने का है ताल्लुक़, तो मैं इस सर्विस में 2012 में आया। जब मेरी एजुकेशन मैंने मास्टर अपना कर लिया तो फिर यहाँ पे वैकेंसीज आई हैं एज ए इंचार्ज की, तो मेरा क्राइटेरिया उस हिसाब से पूरा था, तो फिर मैंने अप्लाई किया 2012 में। 2012 में मैं सिलेक्ट हो गया और उस दौरान हमारी कोई 7 महीने की ट्रेनिंग थी लाहौर के अंदर। हमारी पंजाब एमरजेंसी सर्विस ट्रेनिंग एकेडमी है लाहौर में, वहाँ मैंने ट्रेनिंग हासिल की और 7 महीने की ट्रेनिंग के बाद जब हम वापस आए तो डिस्ट्रिक्ट में आ गए थे, क्योंकि उस वक्त जो बिल्डिंग थी ये अंडर कंस्ट्रक्शन थी 2012 में। तो 2-4 महीने हम उधर रहे और मैं ख़ुद यहाँ पे फिर आके जो जितना बाकी इसका रिपेयरिंग का काम था बिल्डिंग का, खुद आके मैंने लुक आफ्टर किया
और फाइनली ये फिर 2013 मई के अंदर 27 मई को फिर यहाँ पे सर्विस ऑपरेशनल हुई। और तब से जो है वहाँ जब यहाँ पे सर्विस ऑपरेशनल हुई थी उस वक्त 3 एम्बुलेंसेस थी और एक रेस्क्यू व्हीकल के नाम से थी, जिसमें कटिंग स्टूल्स वगैरह होते हैं, खुदा न खासा जैसे गाड़ियाँ आपस में कोलैप्स होती हैं, पेशेंट फंस जाता, तो उस हवाले से एक गाड़ी थी। और तकरीबन कोई 42 के करीब स्टाफ था यहाँ पे। और अब यकीनन वो स्ट्रेंथ भी बढ़ी है और वो गाड़ियाँ भी बढ़ी हैं। अच्छा सर, हर इदारे में डिसिप्लिन जो है उसकी मेन किरदार होता है उसका नज़्म ज़ब्त को चलाने के लिए। आप दिल्ली के आपका इधर क्या मामूल है कि आप ये डिसिप्लिन को बरकरार रखने के लिए क्या इकदाम डेली बेसिस के ऊपर आपके इधर रूटीन में होते हैं? मैं समझता हूँ कि अगर आज तक ये इदारा इतने कम वक्त में इसने जितनी तरक्की की और जितनी इसकी एक्सपेंशन हुई है ना, एक्सपेंड हुआ है ये पूरे पंजाब में, जैसे आप पहले कह रहे थे अपने तारुफ में कि ये पहले डिस्ट्रिक्ट में आया, डिस्ट्रिक्ट के बाद ये तहसील लेवल पे गया, तहसील से अब ये टाउन लेवल पे जा रहा है। तो उसकी बुनियादी वजह भी यही है कि ये इदारा आज अपने डिसिप्लिन की वजह से कायम है। डिसिप्लिन में जैसे मैंने कहा ट्रेनिंग हमारा नाम ही डिसिप्लिन का है, डेफिनेटली वहाँ से सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। आगे जब वो हमारे पास स्टाफ आता है तो उसको मेंटेन रखना हमारी ज़िम्मेदारी होती है। और डिसिप्लिन में भी ख़ास तौर पे फिर उनकी फ़िटनेस पे काम किया जाता है। एक रेस्क्यूअर अगर फ़िट होगा तो वो किसी को एमरजेंसी में हेल्प दे सकता है, अगर वो खुद ही फिट नहीं है तो फिर एक रेस्क्यू करने के लिए लोग ही आएंगे फिर। तो इसी वजह से डिसिप्लिन के हवाले से हो या उनकी फ़िटनेस के हवाले से हो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। और इसके रूल रेगुलेशन है, अगर कोई डिसिप्लिन को वायलेट करता है तो उसके अगेंस्ट कार्रवाई की जाती है। तो हर एक की मतलब उसके डिसिप्लिन को देखते हुए कि उसने किस तरह का डिसिप्लिन को वायलेट किया तो फिर उस हिसाब से उसको उसकी पेनल्टी डाली जाती है। अच्छा, अभी जिस तरह आपने फरमाया कि तकरीबन हमारे इधर रेस्क्यूअर्स की तादाद तकरीबन 80 है। अब आज हम ये आपका ये देख भी रहे थे कि ये माशाल्लाह बहुत अच्छी कार्रवाई है कि आप माहाना बुनियादों के ऊपर इनकी जो ज़हनी जिस्मानी कारकर्दगियों से जांचने के लिए टेस्ट का इनेकाद करते हैं। उधर उसमें एक और ख़ास बात कि आप एक दरबार लगाते हैं जिसमें वो बामी उनके जो मसले मसाइल शिकवे शिकायतें होती हैं वो उसके अंदर वो डिस्कस होती हैं। इधर अमूमी तौर के ऊपर हमारे रेस्क्यूअर्स के जो हैं मसाइल क्या हैं, जो ज़्यादातर आपके पास जो कॉमन उनके मसाइल हैं जो आपसे वो डिस्कस करते हैं? देखिए, जैसे आप कह रहे हैं इनकी फ़िटनेस के हवाले से वो डीजी साहब की डायरेक्शंस हैं कि हर महीने आपने इनकी 1 माइल रनिंग करवानी होती है, उसकी फ़िटनेस को जांचना होता है। जो लड़का 1 माइल पूरा नहीं करता गिवन टाइम के अंदर 8 मिनट उसको दिए जाते हैं, तो फिर उसको वार्निंग दी जाती है कि अपना अगले महीने उसको करे। नहीं करता तो फिर दूसरी वार्निंग, इस तरह जब थर्ड वार्निंग होती है वो नहीं यहाँ पे इम्प्रूव कर रहा तो फिर उसको एकेडमी भेज दिया जाता है। आप जाएँ अपनी फ़िटनेस वहाँ पे इम्प्रूव करके फिर वापस आएँ आप तहसील के अंदर। और साथ साथ उनकी एक BMI होती है, बॉडी मास इंडेक्स के नाम से होता है कि उनका बॉडी मास इंडेक्स निकाला जाता है कि मोटापा तो नहीं हो रहा, मोटा तो नहीं हो रहा वो शख्स, वो उसकी हाइट के हिसाब से होता है। वो हम हर महीने वो डेटा कंपाइल करते हैं और वो हम अपने हेड ऑफिस को भी भेजते हैं, डिस्ट्रिक्ट को भी, और हमारे डिवीज़नल इंचार्ज हैं उनको भी भेजते हैं। तो पूरा एक चेक एंड बैलेंस है इनकी फ़िटनेस के ऊपर। जैसे मैंने कहा फ़िटनेस के बगैर ये इदारा कोलैप्स हो जाएगा किसी भी दिन। तो जहाँ तक रेस्क्यूअर के मसाइल की बात है, मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ी ब्लेसिंग तो ये है कि ये लोग अपने आबाई शहर में ड्यूटी कर रहे हैं और इनका कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं है। जब से ये लोग आए हैं, जैसे मैंने कहा 2013 से जो लोग आए हैं वो इधर ही कर रहे हैं। जैसे मैं 2013 पे यहाँ पे बैठा हूँ। हाँ, जो फिर वायलेट करता है रूल्स को फिर डेफिनेटली पेनल्टी के तौर पे उसका ट्रांसफ़र किया जाता है, लेकिन वो उसकी अपनी वजूहात होती हैं, डिपार्टमेंट नहीं करता। ये तो सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। इस हवाले से जो मैंने देखा है बाकी डिपार्टमेंट में इशू सबसे ज़्यादा ये होते हैं कि हर दूसरे दिन आपके पास ट्रांसफ़र पोस्टिंग की कोई ना कोई एप्लीकेशन आई होती है कि मुझे यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ उठा के लगाया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इनके इस तरह के कोई मसाइल नहीं है। बाकी ऑफ़िस के अंदर रूटीन के कोई उनके अपने मसाइल हों तो उसको उसी दौरान ही हल कर लिया जाता है। ऐसा मसला नहीं है कि जिसको मैं कहूँ कि जी वो हल भी नहीं हो सकता और उनके मसाइल आज तक वो चल रहे हैं। तो रूटीन के मसाइल शिफ्ट में आ जाते हैं। जैसे कि जी मैं घर से आ रहा हूँ तो मेरा मोटरसाइकिल पंक्चर हो गया, रास्ते ऐसे हैं, मैं 2 मिनट लेट हो गया हूँ, वो इन्फॉर्म कर देता है। ये इस तरह के छोटे मोटे मसाइल हैं, या ड्यूटी चेंज करनी है तो वो निचले लेवल पे हल हो जाते हैं। ऐसा जैसे कोई इश्यूज़ नहीं है जिसको मैं कहूँ कि वो हल नहीं हो सकते इनके। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे कोई ऐसे मसाइल नहीं है। अच्छा सर, अब हम आ जाते हैं अपने ये ऑपरेशंस की तरफ के। आप ये सबसे पहले ये बताएं, जब कॉलर इधर से कॉल करता है तो वो उसका क्या तरीकाकार होता है, फिर इधर से हमारा रिस्पॉन्स का क्या तरीकाकार होता है?
अच्छा, जैसे हम पहले यहाँ पे आए थे तो सर्विस स्टार्ट की थी। अब उससे पहले भी जैसे अपने 2004 का हवाला दिया, सर्विस का तरीकाकार यही था कि 1122 जो हेल्पलाइन है उसको डायल करें आप, और डायल करने के बाद वो मेन कंट्रोल रूम को जाती है। जैसे मैं अपने डिस्ट्रिक्ट की एग्जांपल देता हूँ, अगर आप सादिकाबाद के हैं, आपने 1122 डायल किया है तो वो रहीम यार खान कॉल जाएगी, सादिकाबाद नहीं आएगी। तो सादिकाबाद कंट्रोल रूम वहाँ बैठा वायरलेस ऑपरेटर कॉल सुनेगा और फिर वायरलेस के थ्रू हमें बताएगा, उस बंदे का नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर देगा। फिर हम उसी बंदे को नाम, मोबाइल नंबर पे कॉल करके उससे एग्जैक्ट लोकेशन भी हम ले लेंगे। तो इस दौरान तकरीबन 1 से 1.5 मिनट का ये प्रोसेस रहता था। लेकिन आप अब जैसे जानते हैं कि आईटी का दौर है, टेक्नोलॉजी आ रही है, तो इस हवाले से थोड़ी सी इसके अंदर फिर अब मॉडिफिकेशन की गई है। अब इसमें हुआ ये है कि जो जितनी भी हमारे पास तमाम गाड़ियाँ हैं उनको एक मोबाइल और सिम इशू कर दी गई है। अब जब आप यहाँ के सादिकाबाद के हैं रिहायशी और आप कॉल करते हैं और आपकी कॉल जो है वो 1122 पे रहीम यार खान जाएगी। रहीम यार खान वायरलेस ऑपरेटर बैठा, वो कॉल सुनेगा, जैसे कॉल सुनेगा आपसे पूछेगा कि आप किस तहसील से हैं। आप सादिकाबाद से हैं तो वो सीधा ही सॉफ्टवेयर पे जाएगा कि सॉफ्टवेयर के अंदर देखेगा सादिकाबाद की इस वक्त कितनी गाड़ियाँ फ्री खड़ी हैं। वहाँ से एक गाड़ी को वो क्लिक करेगा, पिक करेगा, और जैसे वो क्लिक करेगा वो कॉल डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो जाएगी, उस गाड़ी का जो मोबाइल है, स्टाफ है, उसके पास आ जाएगी। तो कॉन्फ्रेंस कॉल हो जाएगी, उधर से फिर कंट्रोल रूम का किरदार ख़त्म हो जाएगा। फिर डायरेक्ट वो कॉलर और गाड़ी वाला अमला आपस में बातचीत करते रहेंगे। वो जैसे जैसे उसको बताता है, चाहे 10 मिनट की कॉल भी चले तो वो उसके घर तक पहुंच के चाहे कॉल को ड्रॉप करे तो वो उससे बात करता जाएगा। इससे ये है कि जो मैंने जैसे पहले प्रोसेस में कहा, पहले वो हमें नंबर देते थे, फिर हम यहाँ से PTCL से कॉल करते थे, तो वो PTCL वाला सिलसिला कुछ ख़त्म हो गया। अब टाइम भी काफ़ी हद तक बच गया, और लोकेशन को जैसे कि मसला होता था समझने में, अब वो कॉलर खुद खड़ा है, वो हमें बता रहा है कि फ़लाँ का लिया, फ़लाँ जगह है, आप आ जाए, मैं आपको रिसीव कर लेता हूँ। तो ये अब तरीक़ाकार IT के दौर के अंदर ये एक सॉफ्टवेयर लॉन्च हुआ है, जो कि आप जिस सॉफ्टवेयर पे आप रेस्क्यू 1122 काम कर रही हैं। अच्छा सर, अब हम आ जाते हैं कि इधर हमारे डेली बेसिस के ऊपर या माहाना बेस के ऊपर क्या एवरेज है हमारे इधर जो कॉल्स की जिन्हें हम रेस्क्यू सर्विस देते हैं। अच्छा, जैसे मैंने कहा कि 2013 में जब हम लोग आए थे ना यहाँ पे, तो 3 एम्बुलेंसेस थी, और मेरे ख्याल में 2 साल तक तो हमारी जो एवरेज रही थी वो 10 से 12 एमरजेंसीज़ की रही थी, इससे ज़्यादा नहीं थी। फिर लोगों को वक्त के साथ साथ पता चलता गया, ये एमरजेंसी 12, 14, 15 पे 2016, 17 तक, 15 तक ये रही है। आपको पता है कि 2017 के 16 में जो है हमारे पास वो फायर ब्रिगेड हमारे अंदर वो मर्ज हो गई, जो बल्दिया के पास ही, उसका स्टाफ भी हमारे पास आ गया। फिर आपको पता है एम्बुलेंसेस जो THQ में या RHC पे खड़ी होती थी वो अवेलेबल नहीं होती थी, जिस वजह से पंजाब ने, हेल्थ डिपार्टमेंट ने वो सारी हमारे अंडर कर दी। हमारे DG साहब को कह दिया कि आप ऑपरेट करवाएं इनको, तो वो भी 2017 में आ गई। तो अब हम डिफरेंट एमरजेंसी, एक तो PTS को परफॉर्म कर रहे हैं, उनके पेशेंट शिफ्टिंग कर रहे हैं, और दूसरा रूटीन की एमरजेंसी जिसकी आप बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं। जब से ये हमारी लॉन्च हुई है ये सॉफ्टवेयर, तो उससे हमारी एमरजेंसी डबल हो गई है। मतलब अगर पहले कोई हम 2 साल पहले 18 पे खड़े थे, तो आज हम 30-32 पे चले गए हैं डेली बेसिस पे। और उस 30-32 में से भी 10 एमरजेंसी, 8 एमरजेंसी ऐसे हैं जो रेफ़र पेशेंट की हैं, जो THQ से होता है या RHC से होता है। अगर हम इन दोनों के फिगर मिलाएं तो हम 40-42 के करीब एमरजेंसी पर डे में आ रहे हैं। और उसमें मुख्तलिफ एमरजेंसीज़ हैं, फायर एमरजेंसीज़ भी हैं, मेडिकल एमरजेंसीज़ भी हैं, अदर एमरजेंसीज़ भी हैं। तो वो आपकी जो रूटीन, मैं इसी तरफ बताना चाह रहा था कि ये इसमें ज़्यादा जो जिस तरह आपने 40-42 का बता दिया है, इसमें ज़्यादातर जो है एक्सीडेंट है, फायर है, वैसे मेडिकल के कोई मसाइल हैं, हार्ट अटैक है, या घर के अंदर कोई मसाइल हो जाते हैं, उसमें से ज़्यादा किसकी रेशो है? अगर मैं पिछले 9 सालों की बात करूं, क्योंकि सर्विस को इस मई में 9 साल पूरे हुए थे, तो 9 सालों में जो रेस्क्यू को टोटल एमरजेंसी हमने डील की हैं वो कोई 52,000 के करीब एमरजेंसी हमने डील की हैं सादिकाबाद में 52,000 के करीब, और उसमें तकरीबन कोई 60,000 के करीब लोगों को रेस्क्यू किया गया है। उन 52,000 एमरजेंसीज़ के अंदर देखें तो जो रेशो है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की शुरू में बहुत ज़्यादा थी। डेफिनेटली उस वक्त 60-40 चल रहा था हमारा रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, और 60 रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, 40 हमारा अदर एमरजेंसीज़ में था, फायर था या मेडिकल था। अब वो थोड़ा सा रेशो, थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर बना, रोडें थोड़ा बहुत उनके ऊपर काम हुआ, तो वो 60 वाला जो है अब वो 50-45 पे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, वो 60 पे हमारा मेडिकल चला गया है।
तो फ़ायर एमरजेंसी अब तक जो है हमने तकरीबन कोई 700 के करीब फ़ायर एमरजेंसीज़ यहाँ पे की हैं। अगर उन 52,000 एमरजेंसीज़ में से कहें तो तकरीबन कोई 20,000 के करीब जो एमरजेंसी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, 25-27,000 के करीब जो हमारी मेडिकल एमरजेंसीज़ हैं। अच्छा, इधर एक्सीडेंट की जो रेशो है हमारी ज़्यादातर किस एरिए की है? जैसे मैं पहले बात कर रहा था कि जब रोड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था तो जो सबसे ज़्यादा जो उस वक्त रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की शरह थी वो जो मादीने वाली रोड की थी, टिल्लू रोड की थी और मंठार की थी। हाँ, अब अगर बात करें तो इन रोडों पे काम हुआ है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर इनका बेहतर हुआ है, रोड कंडीशन बेहतर हुआ है। अगर अभी हम बात करें को सबसे ज़्यादा जो मेजर एमरजेंसी या मेन एमरजेंसीज आती हैं वो KLP के ऊपर आती है। हमारी जो मतलब बनती है रोशन बेट से लेकर कोट सब्जल तक के एरिया के अंदर पीछे रेमियर खां ऑपरेट कर रहा होता है। बाउंड्री तो कुछ नहीं है, मतलब बाउंड्री की तो कोई लिमिट नहीं है रेस्क्यू में। अगर उनकी सर्विस अवेलेबल नहीं है रेमियर खान वालों के तो हम इकबालाबाद भी हमें यहाँ से मूव करें हम चले जाएंगे। तो बेसिक पर्पस जब जान बचाना है तो फिर बाउंड्री को नहीं देखा जाता है। इसके अंदर ये एक बात आई है कि जिस तरह पहले बता रहे थे कि हमारे टिल्लू रोड का वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो सही नहीं था, वो काज थी, लेकिन ये मेन रोड जिसका आप जिक्र कर रहे हैं उधर इंफ्रास्ट्रक्चर का तो कोई इशू नहीं है, वो तो एक बेहतरीन रोड है, GT रोड टाइप की वो रोड है। उसके ऊपर लोगों को आगाही देने के लिए मेरे ख्याल में तो मुझे तो यही समझ आती है कि रोड के अंदर जा बजा उन्होंने कट बनाए हुए हैं, गलत बाइक क्रॉस हो रहे हैं उसके ऊपर। आपके ख्याल में इसकी क्या रीज़न है? देखिए, जहाँ तक वो इलीगल कट की बात है, मैंने इस पे काम भी किया, कुछ हमने इलीगल जो कट थे वो मोटरवे NHA के साथ मिलकर बंद भी करवाए। लेकिन जो मैं मेन रीज़न समझता हूँ, इतनी हैवी रोड के ऊपर पॉपुलेशन है और उनकी मजबूरी है, उनने वहाँ से गुज़रना, उनको अल्टरनेट रूट नहीं है और उधर से वो मज़दूर भी गुज़रता है, स्टूडेंट भी गुज़रता है, फैमिलीज़ भी गुज़रती हैं। आपको इधर से जैसे मैंने मिसाल दी रोशन भेड़ से लेकर कोट सब्जल तक जाएँ तो आपको बहुत सारी आबादी जो है हमारी मेन रोड के ऊपर मिलती है और उनकी डेली की रूटीन है। और फिर आना तो उन्होंने या तो पैदल आएगा या मोटरसाइकिल पे आएगा या साइकिल पे आएगा या रिक्शे पे आएगा। ये इस तरह की रोडें तो फिर छोटी सवारी के लिए हैं ही नहीं, ये तो बड़ी ट्रांसपोर्ट के लिए हैं। तो बड़ी ट्रांसपोर्ट तो फिर अपने हिसाब से चलती है, वो तो फिर इसको नहीं देखती, जिसकी वजह से जो है अमवात की शरह भी बढ़ जाती है और मेजर इंसिडेंट भी होते हैं। मैं और रोड की बात कर रहा था तो इस वक्त जो सबसे शहर की डेंजरस रोड कहे ना वो चंद्रामी रोड बन चुकी है इस वक्त। तो वहाँ पे एक्सीडेंट रेशो भी बहुत ज़्यादा है। आपने भी यकीनन आप इस शहर के आपने भी सफ़र किया होगा, उसको देखा होगा। उसके जो साथ वाले जो पाथ हैं, रास्ते हैं, वो सारे टूट चुके हैं, बारिश की वजह से मिट्टी बह चुकी है, किनारे उसके बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। तो बहुत सारी आप रिसेंटली 2-3 इन बारिशों के दिनों में 2 गाड़ियाँ वहाँ पे स्लिप होकर नीचे चली गई हैं, वो अंधेरे में रात को नज़र ही नहीं आता। तो अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा एमरजेंसीज़ हैं इसके ऊपर, इस रोड के ऊपर भी, इसके ऊपर भी काम करने की हमें ज़रूरत है। अच्छा, इसके अंदर एक ये जो एक्सीडेंट की रेशो है, इसके अंदर एक फटा रक्षे का भी बहुत एक कहते हैं कि किरदार है, उनके ऊपर कोई रिफ्लेक्टर वगैरह नहीं लगे, उसकी वजह से भी हादसा होते हैं। आपका तजुर्बे में क्या चीज़ें हैं? इसमें हमने ना इनके साथ ऑटो यूनियन के साथ मिलकर काम किया था कि जी इनके ऊपर रिफ्लेक्टिंग टेप्स वगैरह लगाई जाए, और उस वक्त हमने कैंपेन भी चलाई थी ऑटो यूनियन के साथ, महमूद साहब चौधरी साहब के साथ मिलकर, और उस वक्त हमने लगाए भी थे और उसमें ताजे बरादरी ने बहुत ज़्यादा हमारा सपोर्ट भी किया था और हमने उससे ट्रैफिक पुलिस और इवन मोटरवे को भी इन्वॉल्व किया था। बट ये है कि इम्प्लीमेंटेशन, आपको पता है कि रेस्क्यू के काम इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, हमारा काम है अवेयरनेस देना और हम देते हैं, और जितना हम बजट के अंदर रहते हुए रिफ्लेक्टिंग टेप या लगा सकते हैं वो लगाते हैं। फटा रक्षा को हमने फिर जो लोडिंग फटा रक्षा ख़ास तौर पे जो जितने शहर के अंदर बैठे हैं स्टेक होल्डर, उनसे बात की कि आप कम अज़ कम इनको असर के बाद लोडिंग ना दें। तो जो रात के टाइम एक्सीडेंट होते हैं वो अंधेरे में तो नज़र ही कुछ नहीं आता, डे टाइम में आप एक्टिविटी करें, उनको हमने कन्विंस भी किया। तो मेरा ख्याल में ऐसा जितना कोई उसके ऊपर असर नहीं हुआ और वो उसी रूटीन से ही चल रहे हैं फटा रक्षा। ये तो बहुत डेंजरस है, बहुत सारी फैमिलीज़ जो हैं वो बेरोज़गार हुई हैं, जिनका एक कमाने वाला था उनका घर पूरा उजड़ चुका है, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं। अच्छा सर, आवाम के अंदर आगाही पहुंचाना ये एक मुसलसल अमल है जो कभी भी नहीं रुकता, कि फ़र्दर उन्हें आगाह करना, उन्हें बताना कि आप किस तरह अपनी सेफ्टी कर सकते हैं, किस तरह आप अपने अंदर अगर इमरजेंसी हो जाती है तो इधर से पहुंचने में वाकई कोई टाइम लगता है, उससे पहले जो 8-10 मिनट हैं उसके अंदर आपने पेशेंट को किस तरह ट्रीट करना है। इसके हवाले से आप इधर मुकामी इंडस्ट्री के साथ, गवर्नमेंट के इदारों के साथ, निजी इदारों के साथ कोई वर्कशॉप्स वगैरह का इनकाद करते हैं? जी, जैसे आपने अवेयरनेस के हवाले से कहा, हमारी एक कम्युनिटी टीम है जो अवेयरनेस के हवाले से काम करती है, जिसमें स्कूल कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं, या देहात की सतह पे देखें तो यूनियन काउंसिल की सतह पे हमने काम किया, वहाँ हमने अपने वॉलंटियर्स की टीमें बनाई हैं
जो कि जब इमरजेंसी आती है तो हम अपने वॉलंटियर को वहाँ एक्टिव कर देते हैं, ताकि जो बेसिक नॉलेज या बेसिक ट्रेनिंग दी है ताकि वो अपनी स्किल को यूज़ करके जितनी किसी की जान बचा सकता है वो बचा लें। को ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है। सिटी का अगर एरिया की बात करें, अगर हमारी इमरजेंसी की बात करें तो हमारी गाड़ियाँ तो तकरीबन 15 से 16 किलोमीटर के एरिया से निकल ही नहीं पाती। अब तहसील की तो हमारी बाउंड्री देखें तो वो तो बहुत 25 किलोमीटर की बाउंड्री है हमारी, तो वो लोग तो उनके पास तो एक्चुअली सर्विस ही नहीं जाती। तो ऐसे लोगों के लिए फिर हमने देहात की सतह पे जाकर टीमें तैयार की ताकि उनको जो है ये सर्विसेज लोग ये वॉलंटियर प्रोवाइड कर सकें। और एक अच्छी न्यूज़ है सादिकाबाद के लिए भी और उन लोगों के भी लिए जो रिमोट एरिया के हैं, ख़ास तौर पे जो दूर दराज इलाकों से हैं, कि 2 नए रेस्क्यू स्टेशन इन्हीं रिमोट एरियाज़ के अंदर इन्हीं दूर दराज इलाकों में बन रहे हैं। एक भोंग में, वो तकरीबन कंप्लीशन स्टेज के अंदर है बिल्डिंग उसकी, और दूसरा जो है वो चौक शहबाजपुर मोड़ भुट्टेवान की साइड पे बन रहा है। तो ये इन लोगों के पास सर्विसेज हकीकत में देखें तो नहीं पहुंच सकती थी। इधर फिर भी मेन KLP है, संजरपुर कोट सब्जल तक गाड़ी चली जाती थी, लेकिन इधर जा ही नहीं सकती थी। तो उन लोगों के लिए एक अच्छी न्यूज़ है कि उनके लिए वहाँ पे सर्विसेज जो है वो स्टार्ट होने जा रही हैं। जहाँ तक आपने इंडस्ट्री की बात की तो हमारी तहसील भी इंडस्ट्रियल तहसील कहलाती है। हमारा इनके साथ लिएज़ॉन होता है FFC और फातिमा के साथ, शुगर मिल के साथ भी। इवन जो ये कम्युनिटी ट्रेनिंग के नाम से इनकी भी कोई ट्रेनिंग चलती होती हैं, जब ये इस तरह के अपने प्रोग्राम करते हैं तो हम उनके साथ शामिल होते हैं। कॉटन फैक्ट्रीज की इधर बहुत बड़ी तादाद है हमारे। जी, कॉटन फैक्ट्रीज़ की भी हैं, लेकिन उनके पास वर्कर सीजनल वर्कर होता है ना, वो 6 महीने का 4 महीने का सीज़न होता है वो चला जाता है, लेकिन इनके तो परमानेंट वर्कर्स हैं। उनके साथ फिर हमारा लिएज़ॉन रहता है। उनको हम जब वो कम्युनिटी में ट्रेनिंग देते हैं या अवेयरनेस देते हैं तो हम उनके साथ वो ट्रेनिंग सेशन इकट्ठे कंडक्ट करते हैं। हम 2 ट्रेनिंग जो है वो मॉक एक्सरसाइज अमोनिया के हवाले से FFC और फातिमा के साथ कर चुके हैं, और ये शेड्यूल होती रहती हैं हर 2 साल, 1 साल के बाद जो NDMA जो है वो करवाता है यहाँ पे आके एक्सरसाइज। तो लिएज़ॉन उनके साथ रहता है हमारा। डेफिनेटली हम हमारे रिसोर्सेज जहाँ शार्ट होते हैं हम उनको रिक्वेस्ट पुट करते हैं, जहाँ उनके होते हैं वो हमें रिक्वेस्ट पुट करते हैं। तो लाइफ सेविंग है चीज़ें दोनों, ये हमारा इदारा, तो वो जहाँ उनको ज़रूरत पड़ती है हम उनके साथ कंटेक्ट में रहते हैं। अच्छा सर, आप फर्स्ट डे से इस इदारे के कप्तान हैं इधर सादिकाबाद के अंदर, तो आपकी 9 साल की जो इधर अचीवमेंट है, या हम ऐसे कहें कि अगर हमारे डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान के साथ बाकी जो 3 तहसीलें हैं, रहीम यार खान, लियाकतपुर, खानपुर के साथ अगर हम अपना कंपैरिजन करें तो हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं? जहाँ तक अचीवमेंट की बात है, मेरे बैकग्राउंड पे पीछे ऊपर देखेंगे सारी आपको शील्डें मिलेंगी, और इसमें मोस्टली शील्डें ऐसी हैं जो अब मुझे अपनी सादिकाबाद की बिज़नेस कम्युनिटी, सिविल कम्युनिटी ने दी हुई हैं, और उन्होंने हमारे काम को रिकग्नाइज्ड किया हुआ है। और बहुत सारी शील्डें हैं जो हमें बिज़नेस कम्युनिटी लेवल पे दी जाती हैं। हमारे लिए वो फंक्शन भी अरेंज करते हैं। रिसेंटली एक बहुत अच्छा एक फंक्शन महमूद चौधरी साहब ने डिनर्स का किया था रेस्क्यूअर के लिए, और उनको शील्डें वगैरह भी दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे शहर की जो कम्युनिटी है, पढ़ी लिखी कम्युनिटी है, सारे हमारे काम को रिकग्नाइज़ भी करते हैं। अगर जो कंपैरिजन की बात करें तीनों तहसीलों में, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये एजाज़ हासिल है कि डिवीज़न बहावलपुर के अंदर जो है हमारा रेस्क्यू स्टेशंस जो है वो मॉडल रेस्क्यू स्टेशन हमारे डिवीज़नल एमरजेंसी ऑफिसर ने करार दिया था। और दोनों हवालों से, एक गाड़ियों की मेंटेनेंस के हवाले से भी और बिल्डिंग मेंटेनेंस के हवाले से, इस पे भी मैं अपनी जो ताजर बरादरी है, अंजुमन शहर है, उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है उनकी इस अचीवमेंट को हासिल करने में। जितनी भी आप देख रहे हैं चीज़ें, बिल्डिंग की लुक देख रहे हैं, गाड़ियों की, तो बहुत ज़्यादा हमारे डोनर्स हैं जो हमें डोनेट करते हैं और हमेशा मुश्किल वक्त में रेस्क्यू करते हैं वो। अच्छा सर, ये अब आपके जो रेस्क्यूअर्स जिस वक्त ये सर्विसेज फराहम करने जाते हैं पेशेंट को, उसके अंदर हमें ये बताएं कि जो उनके मरीज़ों का या उनके लवाहिकीन के जो रवैये हैं वो उनके साथ किस तरह के होते हैं? एक है कि तशक्कुराना होता है, एक बंदा उस वक्त हाइपर हुआ होता है, अपनी परेशानी के अंदर होता है, उस वक्त उनका क्या रिएक्शन होता है ज़्यादातर? मोस्टली देखें, जब ये इमरजेंसी आई होती है तो फिर अल्लाह के बाद जो मदद उनको नज़र आ रही होती है ना, वो रेस्क्यूअर ही नज़र आ रहे होते हैं कि यार यही हमारी जान बचाने वाले हैं, और उनका अच्छा रवैया होता है। हाँ, हो जाता है जैसे आप मिसाल दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जब इस तरह की इमरजेंसी होती है, आपका कोई ब्लड रिलेशन, बहन माँ बच्चा वो आपके सामने खड़ा, थोड़ी सी बंदे के अंदर एंजाइटी आ जाती है। बट हमारी ट्रेनिंग है कि हम उन चीज़ों को टैकल भी कर जाते हैं और समझ भी जाते हैं उसकी उस नोयत को, और हम उस तरह से कभी बिहेव नहीं करते हैं। और कभी ऐसी कोई चीज़ नहीं आई कि किसी जो अटेंडेंट है या मरीज़ का या किसी रिश्तेदार ने हमारे साथ कोई ऐसा मिसबिहेव किया हो, लेकिन वो भी हमारी ज़िम्मेदारियों को समझते हैं और हम भी उनकी मजबूरियों को और उनके उस चीज़ को समझते हैं।
अच्छा सर, ये आपके 9 साल कैरियर के दौरान कोई इस तरह का यादगार वाकया या कोई एक प्राउड मोमेंट जो आप सोचते हो या हमारे साथ शेयर करना चाहें? अगर इमरजेंसी की शक्ल में देखें कोई मूवमेंट जो इमरजेंसीज हमने की उसमें जो यादगार रहा, वो हमारे पास जो वल्हार का जो इंसिडेंट ट्रेन वाला हुआ था, वो बहुत बड़ा हादसा हुआ था। और हम जब वहाँ पे पहुँचे, टाइम भी लगा, रास्ते भी ऐसे थे, तो लोग वहाँ पे चीखो पुकार थी और लोग वहाँ पे फंसे हुए थे, हमारे सामने तड़प रहे थे। तो एक बहुत बड़ा सानिया था और हमें वहाँ पे काम भी करना पड़ा। डेड बॉडीज़ को भी हमने वहाँ से शिफ्ट किया, लोगों को भी निकाला। ऐसी फिर डेड बॉडीज़ की कंडीशन मिली कि किसी का पार्ट 2 दिन के बाद जाके किसी के मिले। तो वो एक बहुत बड़ा सानिया भी था और ऐसी एक इमरजेंसी थी कि जिसको हैंडल करते हुए यकीनन हमें अपने ऊपर भी थोड़ा सा ज़ब्त रखना पड़ा कि हमने यहाँ पे काम करना है। बाकी यादगार मूवमेंट की बात करें तो मेरे लिए यादगार मूवमेंट पहला अगर मैं बात करूं तो वो है जिस दिन मैंने इस सर्विस को ज्वाइन किया और मैं इस सर्विस का हिस्सा बना। और अगर मैं सेकंड इसकी यादगार बात करूं तो ये जो मुझे पूरी डिवीज़न के अंदर मेरे रेस्क्यू स्टेशंस को, मेरी टीम को और मुझे जो एक्नॉलेज किया गया, ये मेरे लिए यकीनन एक यादगार लम्हा था और बहुत बड़ी अचीवमेंट थी मेरे लिए। सर, आखिर में रेस्क्यू 1122 की तरफ से आप आवाम को जो कोई पैगाम देना चाहें? पैगाम जी उनके लिए यही है कि अभी हम जो हमारी टीमें, जैसे मैंने कम्युनिटी ट्रेनिंग की टीमें कहीं हैं, वो ट्रेनिंग करवा रही हैं। देखिए, रेस्क्यू हर जगह पे नहीं पहुंच सकती। बहुत सारी इमरजेंसी का अगर आप डेटा निकालें तो रिफ्यूज़ भी हो जाती हैं, वहाँ रिसोर्सेज भी नहीं पहुँचते। बहुत सारी इमरजेंसी ऐसी हैं जिसके अंदर पेशेंट के अंदर मखसूस सा टाइम होता है कि उसके अंदर फ़र्स्ट एड उसको मिल जाए, तो वो जो है वो फ़र्स्ट एड दे ली जाए तो उसकी जान बच सकती है। तो मेरा पैगाम ये है कि कम से कम हर घर के अंदर एक फ़र्स्ट एडर होना चाहिए। तमाम वालिदैन हों, पूरी तहसील के लोग हों, शहर के लोग हों, मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि आप अपने घर के अंदर कम से कम एक ऐसा बंदा ज़रूर ट्रेन करें जो आपकी जान का मुहाफ़िज़ भी हो और आपकी जान को बचा भी सके। बाकी एक्सीडेंट रेशो के अंदर बहुत सारी एक्सीडेंट बच्चों स्टूडेंट्स की आती हैं। पेरेंट्स से इल्तजा है कि जब उनको छोटे बच्चों को मोटरसाइकिल ना दें तो कम से कम मजबूरी है, बाज़ औक़ात होता है कि पेरेंट्स जॉब वाले होते हैं, बच्चे को सवारी देनी पड़ती है, तो कम से कम उस बच्चे को स्पीड के हवाले से थोड़ा सा आगाही दें, उसको हेलमेट प्रॉपर पहनाएं, साइड वे मिरर जो हैं वो उसको दें। अब हम जैसे KLP की बात करें, इलीगल कट की बात कर रहे थे, तो ऐसे बच्चे तो शॉर्टकट के वैसे आदी होते हैं और यही बच्चे फिर शिकार होते हैं। तो ये वालिदैन को अवेयरनेस देने की ज़रूरत है। मैं वालिदैन से कहूँगा कि अपने बच्चों को ये अवेयरनेस उनको ज़रूर दें ताकि वो अपनी जानों को महफूज कर सकें और किसी फैमिली कोई भी किसी ऐसे सदमे से दो चार ना हो। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें टाइम। थैंक यू सो मच जी, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।